कल हम लोगों ने समझ, संबंध और सुविधा इन तीन आवश्यकताओं को लेकर चर्चा शुरू की थी। तो जांच परख के लिए असाइनमेंट लिया था कि आज पूरे दिन आपने कितना समय लगाया, कितना प्रयास किया सही समझ के लिए, संबंध के लिए और सुविधा के लिए। आपने किसे पहली प्राथमिकता, किसे दूसरी प्राथमिकता और किसे तीसरी प्राथमिकता दी है। अपने निरीक्षण को अपनी पुस्तिका में नोट करें। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि अभी हमने अपने दिनचर्या में समझ को क्या वरीयता दी है, संबंध को क्या वरीयता दी है और सुविधा को क्या वरीयता दी है। अपने लाइफ में हमने अभी समझ को क्या वरीयता दी है, संबंध को क्या वरीयता दी है, सुविधा को क्या वरीयता दी है। इसको अपने आप में ऑब्जर्व करना है। तो एक ओवरऑल ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं और हम समय समय पे भी अपने आप में ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो ये बात दिखती है अपने को कि हम निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, निरंतर समृद्धि के भाव में जीना चाहते हैं। और इसको जब पूरा करने जाते हैं तो तीन चीजों की आवश्यकता दिखाई देती है। एक तो सुविधा की आवश्यकता है, जो शरीर के लिए आवश्यक सुविधा है उसको पूरा करने के लिए। बट ये दिखता है कि सुविधा से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए संबंध है। अभी भी अगर अपने परिवार में देखें तो ज्यादातर जो समस्याएं हैं वो संबंध के अभाव में है, ना कि सुविधा के अभाव में। ये हो सकता है चूकवश हम परिवार में भी व्यवस्था के लिए ज्यादा समय सुविधा के लगा देते हैं, परंतु हो सकता है जो समस्याएं हैं वो मूलतः वो ज्यादा संबंध के अभाव में है, न कि सुविधा के अभाव में। और ये भी दिखाई देगा कि संबंध में तृप्ति सही समझ, सही भाव के साथ ही हो सकती है। तो संबंध में भी अगर समस्याएं हैं तो वो सुविधा को बढ़ाने से पूरी नहीं होगी, बल्कि सही समझ, सही भाव से ही ठीक होंगी। तो तीन तरह की आवश्यकताएं दिखाई देती हैं। तो ये बात हम अपने आप में देख सकते हैं, हम अपने परिवार के लिए देख सकते हैं, ये बात हम समाज के लिए देख सकते हैं, यह बात हम पूरे विश्व के लिए देख सकते हैं। और कल ये भी निकल कर आ रहा था कि अल्टीमेटली अगर लोगों को इतना भी दिख जाए ठीक ठीक कि ये वरीयता है लाइफ में, समाज को ये स्पष्ट हो जाए कि ये वरीयता है, पहले समझ है फिर संबंध और फिर सुविधा, तो उनके जीने के कार्यक्रम में परिवर्तन हो सकता है। समाज में ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक परिवर्तन दिखाई देने लगेगा, एक संस्कृति बदलने लगेगी। जहाँ एक तरह की संस्कृति अभी बन गई है जहाँ लोग पूरी तरह से सुविधा केंद्रित हो गए हैं, सुविधा को ही संपूर्ण मानकर जीने में लगे हैं, उसी को सुख मानकर उसको पूरा करने में लगे हैं। उसके स्थान पर समझ को वरीयता दे सकते हैं। अभी कई बार हम लोग कहते हैं लोगों से कि आप वर्कशॉप में आ जाइए, तो लोग कहते हैं कि कितना समय लगेगा, तो कहते हैं 1 हफ्ते का समय देना होगा। तो लोग आश्चर्य से कहेंगे कि 1 हफ्ता, तो 52 हफ्ते होते हैं साल में, 52 हफ्तों में अगर हम 1 हफ्ता भी देने को तैयार नहीं है समझ के लिए, तो इसका मतलब कहीं हमने अभी वरीयता दी नहीं है कि नहीं। तो ये बात अपने आप में ऑब्जर्व करने की है। इसको लेकर यदि किन्हीं का कोई शेयरिंग हो, कोई प्रश्न हो, तो हैंड रेज कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। जी, भगवान सिंह जी। जी भैया, बहुत बढ़िया शुरुआत हुई है। अभी तो ज्यादातर हम जो है सुविधा के लिए ही अपने को लगा रहे हैं, या जो प्रिय हित लाभ है वहां ही हम केंद्रित हैं, और वहां हम सुख को खोज रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि यहाँ हमारे सुख की कंटिन्यूटी हो जाए। लेकिन वहां सुख की कंटिन्यूटी जब है नहीं तो कैसे हो जाएगी? तो ये बात जब अपन गहराई से इस पे काम होता है और समझते हैं, तो यहाँ से फिर अपन को लगता है कि हम मूल्य की ओर बढ़े। जो रुचि मूलक आस्वादन है, उनमें जैसे ही हमको मूल्य दिखता है वैसे ही हमको संबंध की एक झलक आती है। तो जैसे जैसे हमको संबंध दिखता है, तो वहां से हमारा एक रास्ता खुलता है कि दूसरा भी मेरे जैसा है। और जैसे ही मानव मुझे दिखता है और मानव के रूप में दिखता है, तो वहां से हमारी दीवारें टूटना शुरू हो जाती हैं, और हम मानव को मानव के रूप में पहचान पाते हैं। तो जैसे ही हम मानव को मानव के रूप में पहचानना शुरू करते हैं, कि हमारे अंदर जो विरोध का भाव आ रहा है वो कम होना शुरू हो जाता है। मुझे लगता है मेरे जैसा ही तो है,
मेरा ही तो है। अभी जो प्रिय का मामला रहता है कि ये मेरा ही पुत्र है, तो बेटा कुछ भी करे, मैं हमेशा उसे बचाने का प्रयास करता हूँ। फिर मैं साफ साफ देख पाता हूँ कि नहीं, जैसा मेरा बेटा है वैसे दूसरे का बेटा भी है, और वो बेटा ही है, वो मानव के रूप में ही है, वो चैतन्य रूप में ही है। तो ये समझ जैसे जैसे विकसित होती है, हम मनुष्य के साथ भी न्याय की ओर बढ़ पाते हैं। हम और आगे भी हम संबंधों को देख पाते हैं, और एक भागीदारी बढ़ती है हमारी, कि जहां हमारी स्वयं के प्रति भागीदारी है, परिवार के प्रति भागीदारी है, वही ये समाज कहाँ जा रहा है। अभी भारत में ही कम से कम 5 करोड़ केस जो है वो विभिन्न कोर्टों में चल रहे हैं, और वो सिर्फ संबंध की टूटन के ही केस हैं। अगर हमने अपने को मानव के रूप में देखना शुरू कर दिया, तो फिर पति पत्नी भी साथ जिएंगे, परिवार भी साथ जिएगा, बच्चों में भी संस्कृति जो है, बच्चों में भी संस्कार पड़ेंगे, और वो संस्कृति और सभ्यता की ओर जाएंगे। तो जैसे जैसे ये काम हम में शुरुआत होती है, निश्चित है ये हमें स्वयं भी समाधान की ओर ले जाता है, और एक समाधानित समाज की ओर ये मल्टीप्लाई भी होता है। इसको जो भी करके मैंने देखा है, तो मल्टीप्लाई में देर जरूर लगता है, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहा है, परिवार से परिवार बनते चले जाते हैं। तो भैया, बढ़िया भैया। बढ़िया, आपकी आवाज रुक रही है। जी भैया, यहाँ थोड़ा नेट का प्रॉब्लम रहता है। मेरी बात पूरी हो गई। जी जी, बढ़िया भैया, बढ़िया। ज्योति जी। जी भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते। भैया, कल दिन भर के अभ्यास में मैं यह देख पाई कि मेरी पहली प्राथमिकता सही समझ ही है। जैसे कि आज हमारे घर में सासू माँ की 14वीं का दिन है, तो मेहमान घर में आएंगे। सभी काम वाल तभी काम वाली बाई ने छुट्टी मांगी। शुरू में तो मैं अपनी सुविधा की तरफ ध्यान गया और उसे छुट्टी ना देने का ख्याल आया। लेकिन जैसे ही सही समझ का सहारा लेकर देखा, तो यह देख पाई कि वह भी मेरी ही जैसी है। उसे भी अचानक छुट्टी लेना पड़ सकता है। हमेशा तो वह मुझे मेरी मदद ही करती है। आज अगर मैंने उसे छुट्टी देकर मदद की, तो हमारे संबंध भी बने रहेंगे और आगे वह मेरे अधिक काम आएंगी। इसलिए मुझे थोड़ी असुविधा हुई, थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ा तो चलेगा, लेकिन उसे छुट्टी देना मेरी सही समझ थी। इस उदाहरण में मैं यह अच्छी तरह से देख पाई कि हमेशा की तरह सुविधा ही पहली प्राथमिकता नजर आ रही थी, जिसमें मैं सिर्फ अपना ही फायदा देख पा रही थी। लेकिन इन अभ्यास के कारण सही समझ के साथ तुरंत यह देख पाई कि बाई को छुट्टी ना देकर मैं आने वाले मेहमानों की सुविधा बढ़ाने को देख रही हूँ, जो कि अत्यावश्यक नहीं है। थोड़ा बहुत मेहमानों को हाथ बटाया तो भौतिक सुविधा वाला काम आराम में हो जाएगा, और बाई को छुट्टी मिलने से उसके भी भाव नहीं बिगड़ेंगे और हमारा संबंध भी ठीक रहेगा। लिए और तीसरी प्राथमिकता सुविधा के लिए देख रही हूँ। ऐसा मैं देख पा रही हूँ भैया। और आज दिन भर खुशी खुशी मेहमानों से मिलकर खुद ही सारा काम करूंगे, ऐसा लग रहा हूँ। जी भैया, आप बताइए प्लीज। जी, बढ़िया भैया, बढ़िया दीदी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। और आपके साथ रहने वाले भी काफी सुखी होने वाले हैं। जी जी। हम्म। हमें अब संबंध दिखाई देने लगता है ना? जी जी बेटे से भी संबंध दिखाई देता है, पड़ोसी के साथ भी संबंध दिखाई देता जी। है। और अब संबंध में सही भाव भी जी पहचान में आता है, सही समझ के आधार पर। जी भैया। तो अगर ये वरीयता भी बन जाती है ना, ना, तो सही के साथ अब हम हर संबंध में सही भाव को देख पाते हैं।
Recording in progress. अपना घर, अपना पति और अपनी सुविधाओं के लिए ही वहाँ पे ज़्यादा ध्यान जाता था मेरा। और फिर उसके बाद सब चीज़ें इकट्ठा जुटाना, फिर वो नया-नया था रहता है सभी में। और फिर उस समय संबंध के इतना वो नहीं लगता है कि नहीं, हमारी शादी हुई है और हम ऐसा, वो थोड़ा-सा कुछ 1 आध 2 साल का रहता है। फिर धीरे-धीरे बड़ा मुश्किल से संबंधों के ऊपर आते हैं कि रखे कि नहीं रखे, अच्छे से रखना नहीं बनता, ये सब घाल-मेल शुरू हो जाती है। और फिर जाके कहीं जब संबंधों में कड़वाहट शुरू हो जाती है, लड़ाई-झगड़े ये सब शुरू हो जाता है, तब लगता है कि यार सही क्या है? इस तरह से मुड़ता है इंसान सही समझ की तरफ। ये मेरे ध्यान में आ गया और फिर एट द एज ऑफ 50-45 फिर हमें लगने लगता है कि यार सही क्या है? सत्य की ओर हम चले पड़ते हैं क्योंकि बहुत पीड़ित हो चुके रहते हैं उस समय तक। संबंधों को हम झेल नहीं पाते, हम संबंधों को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कितना भी कुछ भी करो तो हर कोई खुश नहीं रहता हमसे। तो इतना पीड़ित हो जाते हैं हम लोग, फिर ध्यान आता है कि यार सही में सच क्या है? तो फिर आदर्शवाद की तरफ चले जाते हैं कि जाने दो ये सब कुछ, छोड़ो इन सबको और सीधा अपना भगवान के पूजा-पाठ में लग जाओ, अपना-अपना देख लो। तो इस तरह का ये सीक्वेंस हमारे जीवन में चलता रहता है। तो पर अब जाके यूएचवी की क्लास करने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, पहले तो प्राथमिकता सही समझ के लिए ही होना चाहिए। सही समझ हो जाएगी, तो संबंध भी और सुविधा भी ये अपने आप होने लग जाएगा हमसे। तो सही समझ के लिए समय लगा रही हूँ सिर में। और क्योंकि हर कोई चाहता ही है कि हमारे संबंध सभी से अच्छे रहें। हमारी छोटी-मोटी सुविधाएँ हैं वो पूरी हो जाए, है ना? ये हर कोई चाहता है। तो पहली प्राथमिकता सर सही समझ के लिए ही सबकी होना चाहिए और मेरी है। जी सर, मेरी तरफ से इतना ही शेयरिंग है। बढ़िया शेयरिंग मिनल जी। जिस तरह से आपने ऑब्जर्व किया कि कैसे हम लाइफ में पहले सुविधा को प्रायोरिटी देते हैं, बट जब संबंधों को जीने जाते हैं और सुविधाओं से सुख नहीं मिलता, तब अपनी ओर ध्यान जाता है। और उसमें भी अगर सही समझ की ओर ध्यान न जाए, तो हो सकता है कि हम कई प्रकार से अपने आप को शांत करने का प्रयास करते हैं। बट एक बार सही समझ की ओर ध्यान चला जाए, तो फिर हमें दिखता है कि सही समझ के आधार पर सही भाव होते ही, सही भाव होते हैं तो संबंध में मुझे भी सुख मिलता है, और जब मैं शेयर करता हूँ तो दूसरे को भी सुख मिलता है। और सही समझ के आधार पर ही हम सुविधा की निश्चित आवश्यकता को भी तय कर सकते हैं। तो ऐसा होता है कई बार कि यंग एज में बहुत उत्साह होता है सुविधाओं के लिए, और ऐसा लगता है कि भाई इतनी सुविधा मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे। कई बार ऐसा लग सकता है कि अभी ठीक है, पेरेंट्स साथ रह रहे हैं, उन पर डिपेंडेंट है, तो सुविधाएं कम लग रही हैं। खुद कमाएंगे तो इतनी सारी सुविधाएं जुटाएंगे, उससे हम सुखी हो जाएंगे। फिर विवाह होता है, तो विवाह में भी सोचते हैं कि अगले व्यक्ति के साथ मिलकर ढेर सारा सुविधा जुटाएंगे और उससे सुखी होने का प्रयास करेंगे। बट जब फिर संबंधों में अतृप्ति शुरू होती है, तो पता लगता है कि सुविधाओं से तो संबंधों में सुख होने वाला है नहीं। उसकी अपनी एक सीमा है। सुविधा से हम अधिक से अधिक शरीर की आवश्यकता पूरी कर सकते हैं। एक दूसरे के लिए भी हम सुविधा जुटाकर थोड़ी देर के लिए उसको तृप्त कर सकते हैं, परंतु उभय सुख की निरंतरता हो जाएगी ऐसा है नहीं। तो फिर अपनी ओर ध्यान देते हैं। उसमें भी अगर हम किसी मान्यताओं में उलझ गए, तो फिर कहीं ना कहीं अपने आप में तृप्ति बनी रहती है। बट यदि सही समझ पे ध्यान चला जाए, तो उसके लिए निष्ठापूर्वक काम करने लगते हैं। और ये परिवार, ये संबंध हमारा इस बात को ध्यान आकर्षण कराते हैं कि सुविधाओं से संबंधों में तृप्ति नहीं होती, सुविधाओं से सुख नहीं मिलता। सुख तो सही समझ सही भाव से ही मिलता है। और एक बार इस पे ध्यान ठीक से चला जाए, तो इसके लिए हम काम करते रहते हैं, है ना? जी, और यही इसलिए शायद मुझे लगता है कि सुविधा के लिए ही हम पूरा जीवन लगा देते हैं। संबंध का वो खाली रह जाता है खाका पूरा, है ना? और फिर जी, अब कैसा हो गया ना, सबके पास सुविधाएँ आ गई, घर आ गए, गाड़ी आ गई और सब अलग-अलग अपने घरों में चुपचाप बैठे हुए। संबंध तो दिखता ही नहीं है बिल्कुल। और कोई बात, जी, अब बात करे तो कैसे करे, क्योंकि इतने सालों तक किसी ने संबंधों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया है, धन कमाने के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में। तो ये है ना? एक खालीपन, अब पूरा जीवन ये साथ में जाता है फिर, इस तरह का यात्रा के साथ वो चला जाता है फिर। वाक़ई में कितनी जी, गहराई से आप लोग देख रहे हैं इस चीज़ को वाक़ई में। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सर। बढ़िया है जी। आप इसमें मजे की बात देखिए कि शिक्षा में भी अभी हम संबंध को वरीयता नहीं दे पाए हैं। कितने ऐसे कोर्सेज हैं जिसपे हम एक्सक्लूसिवली संबंध के ऊपर बात करते हैं, प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक, तो नहीं करते हैं। अधिक से अधिक हम कुछ मैनर्स बता देते हैं बच्चों को, कुछ मॉरल्स सिखा देते हैं बच्चों को, कुछ कहानियाँ सुना देते हैं जिससे वो प्रेरणा लें, कुछ प्रसंग सुना देते हैं
जिससे प्रभावित हो जाए, परंतु बैठकर बच्चों के साथ इन मुद्दों पे हम संवाद नहीं कर पाते, इन पे ध्यान आकर्षण नहीं करा पाते, मौलिक मुद्दों पे चर्चा नहीं करते। और इन पे आप चर्चा शुरू करिए तो दिखता है कि बच्चों के अंदर ढेर सारे प्रश्न हैं। तो हम अपने व्यक्तिगत स्तर पे तो प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे, परिवार में प्रायोरिटी अभी नहीं दे पा रहे, और इंटरेस्टिंग ये है कि एजुकेशन सिस्टम में भी इसको प्रायोरिटी नहीं दी जा रही। अगर परिवार में ये आवश्यकता पूरी नहीं हुई तो कम से कम एजुकेशन में जाके पूरी हो जाती, वहां भी नहीं है। वहां हमको लगता है कि स्पेस नहीं है, समय कम है पढ़ाने के लिए, सुविधाओं के बारे में जानकारी देने के लिए अभी बहुत सारा कुछ शेष है, तो हम वहां भी प्रायोरिटी नहीं दे रहे। जी, बढ़िया दीदी। विकास दास जी। जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते। हाँ भैया, मेरा ध्यान आवाज थोड़ी धीमी जो आ रही है आपकी। अच्छा अच्छा जी। अगर हाँ भैया, ईयरफोन अभी यूज कर ठीक रहे आ हो रही तो है कुछ क्या? डाल लीजिए, कुछ हाँ, बेहतर ईयरफोन मिलेगा। तो नहीं, अभी ईयरफोन तो यूज नहीं कर रहा हूँ। जी जी ठीक। तो भैया, मेरा ऐसा ध्यान गया कि जैसे ही मैं सुविधाओं की ओर से ध्यान मेरा हटा, है ना, आवश्यकताएं मेरी पर्याप्त हैं करके जब दिखा, तो फिर ना मेरा समय बच गया बहुत सारा। तो अब उस समय में मैं क्या करूं, ऐसा जा रहा था ध्यान। तो समय में फिर एक तो अपने ही आप ना समझ वाली ही चर्चा ज्यादा हो रही थी कहीं। मतलब एक तो स्वयं में सजगता पूर्वक अभ्यास चल ही रहा था, मानव की मूल चाहना को लेके, है ना, कि हर मानव शुभ ही चाहता है। ये मतलब एक प्रैक्टिस चल रही है अंदर में। जब भी किसी को देखूं तो डायरेक्ट ये दिमाग में मेरा रहे, ये वाली एक प्रैक्टिस चल ही रही है। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है कि जो पहले जिनके साथ संबंध थोड़े बहुत ऊपर नीचे थे, तो मैं अपने में तो काम कर रहा हूँ कि उसके प्रति मेरे भाव जो हैं वो शुभ वाले ही रहें, ऐसा, है ना। पर वो तो अभी नहीं कर रहा होगा शायद तक काम, तो वो मुझे पहले वाला ही जैसा देख रहा है। तो वो अपने विचारों को, अपनी मान्यताओं को उसी तरह से पेश कर रहे हैं सामने। पर मैं देख पा रहा था उस समय कि मैं उनको रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, रिस्पॉन्ड ही कर रहा हूँ। मैं सुन मतलब देख पा रहा हूँ उनकी मान्यता क्या है, उनके विचार क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, उसके आधार पे तो मेरा ध्यान, मैं देख पाया कि समझ वाले पार्ट पे है अभी मेरा ध्यान बना हुआ है। और कोशिश भी यही है कि संबंध जो पहले से बिगड़े हुए हैं उनको मैं कैसे बेहतर कर पाऊं, ऐसा भी मतलब एक प्रयास चल ही रहा है उनको समझने के अर्थ में। और परिवार में भी सबसे मेन टास्क था परिवार के साथ हारमोनी बनाए रखने का। तो वो अभी मेरा काफी मतलब ठीक हो रहा है, ऐसा मुझे दिखता है। और परिवार वाले भी ऑब्वियसली ज्यादा कुछ बोल तो नहीं रहे हैं, वो जांच रहे होंगे कि इसको क्या हो गया है करके। पर एक चल रहा है अभी, मतलब काफी अच्छा चल रहा है अभी, बहुत विरोध जैसा तो कुछ चल नहीं रहा है। और मैं देख पाया कि जैसे मम्मी और दीदी का ऐसी थोड़ा सा बहस भी हो रहा था किसी मामले में। तो मैं सजगता पूर्वक इस बात को देख रहा था कि कहीं मैं जाके दोनों के बीच वकील ना बन जाऊं। और कई बार ऐसा होता है ना कि हम समझाने ज्यादा लग जाते हैं, कुछ अपन को थोड़ी बहुत नॉलेज है तो ऐसा टाइप का। तो फिर मैं इस बात को देख पा रहा था कि नहीं, मैं भी बीच में नहीं जाऊंगा करके, ये फिर एकदम समझाने जैसा, गुरु जैसा बात हो जाएगी, तो मैं नहीं जाता करके। पर फिर मैं देखा कि थोड़ा दोनों वो हो रहे थे, अपसेट हो रहे थे। तो फिर मैं, दीदी तो चली गई थी, पर मैं फिर मम्मी के सामने रख पाया कि आपका ऐसा सोचना है, दीदी का ऐसा सोचना है, ऐसे करके। तो दोनों के विचार को मैं एटलीस्ट रख पाया कि वो उनका ऐसा सोचना है, आपका ऐसा सोचना है, बस इतना ही मैं बोल पाया, ज्यादा कुछ नहीं बोला मैं। तो मैं देख पाया कि मैं परिवार में समय दे रहा हूँ जब सुविधा से हट रहा हूँ। नहीं तो फिर मेरा ये होता था भैया, कॉलेज से आने के बाद शाम को फिर मैं मतलब दोस्तों से मिलने चले जाता था, या फिर उधर ही चौपाटी में कुछ खा लेता था, ऐसा टाइप का ज्यादा चलता था। पर अब देख पा रहा हूँ कि परिवार में समय देना भी कितना जरूरी है और अच्छा है। और जैसे एक एक बात ये भी हुई कि दोस्तों के साथ जब मैं अभी बीच में बहुत दिनों से मिला नहीं था तो गया था, तो ऐसा हो जाता था कि हम लोग बहुत रात तक बैठे रहते थे, ऐसा हो जाता था। सब फ्रेंड्स मिले हैं तो 10-11 ऐसा बज गया इस टाइप का। पर फिर मैं उनको बोल ही मतलब थोड़ी देर मिलने के बाद, काफी अच्छे से मिलने मिलने के बाद, मैं फिर बोला कि अब मुझे घर जाना होगा क्योंकि जल्दी समय भी हो रहा है, ऐसा करके। तो मैं वहां पर से भी मतलब जल्दी निकल पाया। तो मेरा ध्यान जा रहा था समय की तरफ भी और परिवार की तरफ भी, क्योंकि परिवार ही हमेशा इग्नोर होता था। और उधर जैसे कुछ खाने की इच्छा हो जाती थी, बाहर बहुत देर रहे, बहुत भूख लगी है, तो एक टेंडेंसी ऐसी थी मेरी कि तुरंत चौपाटी में जाके कुछ ना कुछ खा लो। मतलब भले ही कुछ थोड़ा हेल्दी सा खा लो, पर बाहर ही खा लेता था ऐसा कुछ, अपने आप को मना के कि मैं तो हेल्दी सा खा रहा हूँ तो चल जाएगा, ऐसा खुद को मना लेता था। और कुछ भी खा लेता था, ऐसा हो रहा था।
और अभी ध्यान जाता है कि मम्मी बेचारी इतना मेहनत से कुछ बना रही है, इतने प्यार से हम लोगों के लिए, तो अब हम घर में ही जाके खाना खाएंगे, ऐसा एक भाव जा रहा था। तो फिर अब वैसे ही कर रहा हूँ, उसका मतलब अभ्यास कर रहा हूँ मैं, कि अब जितना भी मतलब बाहर भूख लगती भी है तो थोड़ा बहुत भले एकदम लगी और एकदम जल्दी मतलब जाना ही है घर, ऐसा रहता है, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी करके तो भले खा लेता हूँ। बाकी पूरा प्रयास संबंधों में और समझ में ही अभी मतलब ज्यादा लग रहा है, सुविधा की ओर थोड़ा सा कम ही जा रहा है भैया। जी बढ़िया भैया। भैया। ठीक है, आप क्या करते हैं आप अभी? भैया मैं अभी कॉलेज में पढ़ाता हूँ, यहीं पास में ही कॉलेज है मेरे घर के पास, रायपुर में, तो वहाँ पे रायपुर पढ़ाता में? हूँ। जी, रायपुर छत्तीसगढ़ में। अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक जी। बात है। तो जो आप शेयरिंग कर रहे हैं ना, धीरे धीरे हमको कई मुद्दों पे ध्यान जाता है कि कॉलेज से लौट कर आए, समय है तो क्या करें। तो बाहर निकल जाए कुछ खाने पीने, या परिवार के साथ बैठ कर बातचीत करें। तो परिवार भी अपेक्षा रखता है कि ना, अभी तक इनके साथ बैठकर बातचीत नहीं हुई। सुबह तो कॉलेज जाने की हड़बड़ी में थे, निकल गए। अब लौट कर आए तो थोड़ा समय तो लगाए। तो ये भी हम इसको देखें कि हम परिवार में जितने लोग हैं उनके साथ हम कितनी देर बातचीत कर रहे हैं, औसतन कितना समय हम हफ्ते में दे रहे हैं उनको। तो ये भी हमें ध्यान में रहे कि अल्टीमेटली ऐसा ना हो कि हम दूसरों से इंटरेक्ट कर रहे हैं सिर्फ काम के लिए। किसी को हम कह रहे भाई आप खाना बना देना, किसी को कह रहे हैं आप बाहर जाके ये काम कर देना, किसी को कुछ किसी को कुछ। और हम एक दूसरे से बैठ के एक दूसरे का स्थिति नहीं जान पा रहे, एक दूसरे के अंदर क्या चल रहा है पूछ नहीं पा रहे, एक दूसरे के स्वास्थ्य की जानकारी नहीं ले पा रहे। तो कई बार हमारे इंटरेक्शन अधिक से अधिक सुविधा या कार्य या शरीर को लेकर ही रह जाता है। हम एक दूसरे तक पहुंचकर एक दूसरे से संवाद नहीं कर पाते। तो उसको भी हम ध्यान में रखें कि ये हम कर पा रहे हैं कि नहीं। और जब संवाद को शुरू करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वहां पर भी संवाद तब सफल होता है जब हम सही भाव के साथ सही समझ के और ध्यान आकर्षण करा पाते हैं। तो कई बार हम इंटरेक्शन शुरू करते हैं परिवार में, बट ऐसा लगता है कि दूसरा व्यक्ति तो प्री कंडीशन है, और जब भी बात करो उन्हीं मुद्दों पे बात होनी है। तो फिर हम बातचीत को फिर से अवॉइड करने लगते हैं। तो उसमें भी अगर हमको हम्म। ध्यान में आ जाए ये बात कि नहीं, इंटेंशन तो अगले व्यक्ति का ठीक है और समझने की आवश्यकता है, तो उन मुद्दों पे ध्यान देना शुरू करेंगे और दिलाना भी शुरू करेंगे। तो है ना, ये वरीयता दिख रही है, बहुत अच्छी बात है। जी। थैंक यू भैया। रौनक वरु जी। यस, नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते। तो काफी शेयरिंग। आप म्यूट हो गए रौनक वरु जी। ये सभी आ रही आवाज? हाँ, अभी आ रही है, हाँ। ओके। तो इसे मेरी जर्नी जो है 3-4 साल की जीवन विद्या में रही है, और पिछले 1 साल से वाणिज्य क्षेत्र में भी मैं जुड़ता हूँ। फिर भी जब भी जुड़ते हैं और लोगों को शेयरिंग सुनते हैं, तो वापस मेरी खुद की जो अभी तक की जिंदगी है वो वापस रिवेंट होने लगती है। तभी मैं देख पाता हूँ कि अभी मेरे संबंधों में जो मुझे लग रहा है कि जिसे होने चाहिए ऐसे क्यों नहीं है। तो तभी ये जो अभी आपने सामने रखा हुआ है, सुविधा, संबंध और सही समझ, तो तुरंत मालूम पड़ता है कि मेरी सही समझ तब नहीं थी। इस तरह से समझ नहीं थी, इसलिए मैं ठीक से निर्णय नहीं ले पाया और संबंधों का महत्व नहीं समझ पाया तब, और सुविधा के लिए भागता रहा, और इसलिए मेरे संबंध खराब हुए। तो ये सब कुछ मालूम पड़ता है, अभी मालूम पड़ता है, तभी तो मालूम नहीं पड़ा था। और अभी इतने संबंध कई इतने भी खराब हो गए हैं कि वहां पर बोले ना कि हमारा एक दूसरे का वो भी नहीं है, वो स्वीकारता स्वीकारता भाव भी नहीं है। तो वहां पर थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ेगा, और अभी थोड़ा आचरण करके ही कर रहे हैं। तो वो भी रखना पड़ेगा, धैर्य भी रखना पड़ेगा, वो भी दिखाई दे रहा है। तो बस अभी ये सब कुछ चल रहा है। जी। जी। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप इस ऑब्जर्वेशन को अभी कंटिन्यू करें। और देखिए, ये एक दिन में बात हमें दिख जाए और हमारे जीने में आ जाए, ऐसा है नहीं। ये तो सतत हम्म। अभ्यास की प्रक्रिया है। अपने आप यस। में ध्यान देते तो और गहराई से दिखता है। तो ओवरऑल हम्म। हम देख सकते हैं कि हमने वरीयता क्या दी लाइफ में। फिर हम्म। बारीकी से देख सकते हैं कि साल भर में हमने कितना समय सही समझ के लगाया, कितना हम्म। समय हमने संबंधों में तृप्ति के लगाया, और कितना समय सुविधा के लगाया। फिर महीने में देख सकते हैं, हफ्ते में देख सकते हैं, दिन में देख सकते हैं, है ना। और आपको अब ये भी एक स्थिति बन सकती है कि आपको दिखता है कि मैं हर क्षण अपने आप को सही समझ के लगाता हूँ, उसके साथ मैं संबंधों का निर्वाह करता हूँ और सुविधा की पूर्ति करता हूँ।
तो जब भी सुविधा के लिए मैं कोई कार्य योजना कार्यक्रम बनाता हूँ, उसके आधार में समझ होती है। जब भी मैं संबंध में निर्वाह के लिए कोई कार्यक्रम बनाता हूँ, उसके आधार में समझ होती है और मैं उसको पहले समझता हूँ, फिर उसको पूरा करता हूँ। तो एक बार वरीयता बनने लगती है तो हम हर क्षण अपने आप में या तो समझ के लिए कार्य कर रहे होते हैं या समझ के आधार पर निर्वाह कर रहे होते हैं। तो जब तक समझ नहीं बनी है तब तक समझ के लिए काम करेंगे, समझ हो गई तो समझ के आधार पर निर्वाह करेंगे। पर वरीयता अपने आप में निश्चित रहती है। कई बार ऐसा होता है और अभी भी आप ऑब्जर्व करेंगे, हो सकता है कि दिनचर्या में जैसे सुबह भी बात हो रही है, घंटे हमने ध्यान दिया, ठीक, पुरानी बातों को लेकर थोड़ी ग्लानि भी हुई, अभी थोड़ा ध्यान भी दिया, कुछ मूल्यांकन भी किया, परंतु दिन भर का जो पूरा कार्यक्रम है ना, उसमें ऐसे व्यस्त हो गए दिन में कि भूल ही गया कि ये कोई वरीयता की वस्तु है। तो इतना सारा हेक्टिक प्रोग्राम है, इतना सारा काम है, इतनी सारी चीजें मैनेज करनी है, प्लान करनी है कि हम ओवरऑल उसको एक मूल्यांकन करना, समझ के साथ देखना, ये हमारे पीछे रह जाता है, छूट जाता है। हम्म। तो जी, इसको भी देखें, है ना? क्या हम दिन भर के अपने कार्यक्रम इतने व्यस्त हो जाते हैं क्या कि समझ से ध्यान हट जाता है? यानी कि जब हम कोई निर्णय ले रहे हैं तो समझ के आधार पर ले रहे हैं कि नहीं, ये यस। बात हम अपने आप में ध्यान में रख पाते हैं कि नहीं। हम कोई बिजनेस चलाते हैं, किसी को हमने उधार दिया हुआ है, कहीं से सामान आना है, कहीं से कुछ होना है, अब वो इतना सारा विचारों में हम चले गए कि अल्टीमेटली भूल ही गए कि हम ये सारे निर्णय समझ के आधार पर ले रहे हैं कि नहीं, हम अपने वर्कर्स के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं सही भाव के साथ कर रहे हैं कि नहीं, समाज के अन्य लोगों के साथ जो निर्वाह कर रहे हैं सही समझ कर रहे हैं कि नहीं। तो इसको तो क्षण क्षण में, हर क्षण में ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि अभी अंदर जो भाव विचार चल रहा है वो समझ के आधार पर चल रहा है या मान्यता के आधार पर चल रहा है। तो ये काम हम्म। तुरंत हो सकता है जी। नहीं भाई, अभी थोड़ा बहुत तो ध्यान जाने लगा है, ज्यादातर तो नहीं, लेकिन फिर भी जैसे कुछ गलत होता है ना तब मालूम पड़ता है, और तब ध्यान ज्यादा जाता है कि ये गलत मेरा हो गया, मेरे को ऐसा नहीं करना था। तो तब फिर वो तुरंत कर लेते हैं मूल्यांकन, इस तरह से जी, भी। वही इससे आगे बढ़कर ना, ऐसा नहीं कि गलती के बाद ध्यान जाए और फिर थोड़ी ग्लानि हम्म। हो जाए और फिर हम, है ना, और कई बार ये होता है ग्लानि पे रुक जाते हैं, ओह ये ठीक नहीं हुआ, बट ठीक क्या है हाँ। उसको देखने के लिए समय नहीं रहता हमारे पास। हम्म। तो ये कह देना कि ये ठीक नहीं हुआ पर्याप्त नहीं, अगर ये ठीक नहीं है तो ठीक क्या है। यस। क्योंकि आप पाएंगे कि जिसको अभी हम ठीक नहीं कह रहे हैं वो गलती हम दोबारा करते हैं, हम्म। क्योंकि जिस मान्यता के आधार पर वो ठीक नहीं रहा, वो मान्यता तो मूल्यांकित नहीं हुई, हम्म। तो मान्यता यथावत है ना? यस यस, वो इसलिए रिपीटेड जो गलती होती है उसी वजह से होती है। हाँ, तो मान्यता बनी हुई हम्म। कि नहीं। जैसे पौधे के जड़ में पानी नहीं है ना, और पत्ती सूख रही है, हम देखते हो पत्ती सूख गई, एक पत्ती तोड़ के निकाला, ठीक, बट पौधे के जड़ में पानी देना है ताकि पत्ती सूखे नहीं, पौधा हम्म। हरा रहे, ये ध्यान में नहीं है। तो बार बार वो पत्ते सूखते रहते हैं, हम तोड़ते रहते हैं, ग्लानि करते रहते हैं, परंतु जो करने का काम है वो हम नहीं कर पाते कई बार। एकदम सही बताया आपने भैया, एकदम सही बताया। और अभी जी जैसे जैसे मालूम समझ आ रही है तो जिम्मेदारी का भाव भी बढ़ रहा है परिवार के प्रति। जो पहले अभी अभी लगता है कि पहले जिम्मेदारी नहीं ली थी, इस वजह से जो प्रॉब्लम वो हुआ, वो भी एक है। इतनी जिम्मेदारी का भाव भी बढ़ा है, और खुद से वो बोले उसके पहले भी हम करने लगते हैं अपना जो करते हुए हमको करना होता है, दायित्व हमारा जो होता है वो सब कुछ। जी, बढ़िया भैया, मैं तो आपसे कहूंगा कि आप बिल्कुल इसको कंटिन्यू करें, अनलेस यस। कोई, जी, बहुत ही आवश्यक कार्यक्रम आ जाए, इसको कंटिन्यू करें और ऑब्जर्वेशन को बनाए यस रखें। यस भैया, और हर इतने एक साल से कर रहा हूँ, फिर भी जब भी करते हैं और नए से चालू करते हैं तो कुछ ना कुछ नया मिलता ही है इसके अंदर, कुछ इम्प्रूव करने का। तो वो है ही, आपने जो बताया वो कंटिन्यू करना ही चाहिए मुझे अभी भी। जी, थैंक यू। देखिए, जहाँ से पूरी बात शुरू होती है कि हम सुखी होना चाहते हैं निरंतर, और सुख हम्म। मतलब हार्मनी में होना है, इसको आप जितनी बार भी लौट के देखेंगे ना, आपको लगेगा मेरा कार्यक्रम अभी शेष है, ये काम पूरा नहीं हुआ। एकदम एकदम। आप इसको जब भी सुनेंगे, जब भी इस पे ध्यान देंगे, तो आपको दिखाई दे मेरा काम अभी कहाँ पूरा हुआ है, निरंतर सुख तो हुआ नहीं है, हारमोनी समझ हम्म। में आई नहीं है। तो एकदम सही काम तो भैया। बहुत सारा शेष रहता है। जी, शुक्रिया भैया, थैंक यू। बढ़िया भैया। नैन्सी जी, नैन्सी कश्यप जी, हाँ जी, नमस्ते सभी को। नमस्ते। हाँ जी सर। सर
मुझे नहीं पता था कि हम हमारे जो तो हमारे लिए पहला था, पर हमें अपने फ्रेंड के यहाँ भी जाना था, तो मैंने जो प्राथमिकता दी पहले अपने आप को, तो फ्रेंड को दी। वो इसलिए दी कि उनसे मुझे अपना संबंध समझ में आता है। उसका फोन भी आया मेरे पास कि यदि आपको घूमने जाना आप जा सकते हो। मैंने बोला नहीं। फंक्शन में गए तो शी वॉज प्रेग्नेंट, वो मतलब प्रेग्नेंट थी, तो फिर उसको उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, वो अकेले कुछ नहीं खा रही थी। तो हमने उसके ऊपर ध्यान दिया, उसको कुछ खाना दिया बना के। बंद और सही समझ से हम फिर चलते हैं। फिर बाद में फिर ये भी आया कि हम मुंबई भी, उसने बोला कि तो आप मुंबई भी घूम सकते थे। मैंने बोला कि नहीं, मुंबई हम दोबारा भी घूम सकते हैं आके, बट जो ये अभी है, ये जो फंक्शन है, दोबारा दोबारा नहीं आएगा, तो पहले हम आपको प्राथमिकता देंगे। तो अभी जैसे जैसे जी रहे हैं, जीने में अभी हमको समझ में आने लगा है कि प्राथमिकता किसको देनी है, समय किसको देना है, और संबंध क्या है। तो इसको हम आसानी से देख पाते हैं, इजीली देख पाते हैं। जब से मैंने ये क्लासेस ज्वाइन करी है, तब से अभी जैसे हम लोग कल ग्रुप में भी बैठे हुए थे, तो हम बहुत शांत बैठे हुए थे, तो सब बोल रहे हैं कि ये कुछ बोलती नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं बोलती नहीं हूँ, बट समझ रही हूँ आप लोग क्या करें, आप लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब से हमने क्लासेस ली है, तो हम बहुत शांत हो गए हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, लोगों की सुनते हैं, लोगों को समय देते हैं, और लोगों के संबंध के अकॉर्डिंग उसको रिएक्ट करते हैं चीजों को। तो सर ये मेरी है, और मुझे अच्छा लगा जब से मैंने ज्वाइन किया। बहुत ज्यादा मेरा जो कभी कभी जैसे गुस्सा आता है, तो अब तो बिल्कुल शांति रहते हैं, गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है। दूसरों को समझाने की भी कोशिश करते हैं कि पहले चीज देखिए कि पहले क्या जरूरी है, उसको प्राथमिकता दीजिए। तो सर ये मेरा ऑब्जर्वेशन था। बढ़िया। नैन्सी जी क्या पढ़ाई कर रही हैं अभी? सर मैं फूड टेक्नोलॉजी से कर रही हूँ, फूड टेक में है हमारा। जी। बैचलर्स कर रही है, मास्टर्स कर रही है, क्या कर रही मास्टर्स है? मास्टर्स मेरा हो गया है, बस अभी तो यही है कि हॉस्पिटल में हम लोग थोड़ा बहुत वो करते हैं, इंटर्नशिप्स अच्छा। वगैरह, लाइक। हाँ जी। सर ऐसे ही जैसे कल एक और था, मेरा ध्यान आया, मैंने जैसे हमारे और फ्रेंड्स हैं, तो हम पढ़ते हैं, जो सीखते हैं ना, हम उसको भी दूसरों में ध्यान लाने की कोशिश करते हैं। तो उनको बताया मैंने, वो हमेशा क्या करते हैं ना, कपड़े ही खरीदते रहते हैं। उनके पास इतना इतना ज्यादा मतलब अच्छी है, समृद्धि है उनके पास बहुत ज्यादा, तो पैसा बहुत है, तो बार बार कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं। मैंने बोलती हूँ उनको कि आप इतना क्यों खरीदते हो, जितना यूज में है उतना लीजिए। तो कहते हैं कि यदि भगवान ने हमें दिया है, तो हम उसका फायदा क्यों ना उठाएं। अब फिर मैंने सोचा कि इसको हम कैसे उनको समझाएं, मुझे समझ नहीं आया कि मैंने कहा ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम कल क्लास में रखेंगे, तो फिर समझाएंगे आपको कि यदि हमें भगवान ने चलो सब कुछ दिया है, और तो उसको हम वो यूटिलाइज भी करते हैं, बट उनके पास अननेसेसरी बहुत है, तो हम उनको ये बोलते हैं कि आपको जितना है उसको यूज कीजिए। कपड़े यदि चार है, तो पहले जब तक वो फट ना जाए, जब तक कुछ हो ना जाए, तब तक उसको यूज कीजिए, तब दूसरी आवश्यकता लगती है तब खरीदिए। बट वो ये कहते हैं कि नहीं, भगवान का दिया हुआ इतना है, तो उसका क्या करें। मैंने कहा तो आप अच्छे कामों में लगाइए, स्कूल खुलवा लीजिए, कुछ अच्छे काम कीजिए, इंडस्ट्रीज खुलवाइए। तो कहते हैं वो सब कर लिया, अब क्या करें। उनकी अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज हैं, स्कूल हैं, पेट्रोल पंप है, कहते अब क्या करें, अब समझ नहीं आता। तो मैंने कहा कल ये क्वेश्चन हम क्लास में रखेंगे, फिर पूछेंगे सर से। तो सर अब आप बताइए क्या उनको रिप्लाई करें हम, कि उनको समझ में आ जाए कि ज्यादा धन दौलत को वेस्ट ना करें। उनसे कहे कि आप क्या करें, अगर कहें तो आपको, आप सुखी हो जाए, आप समृद्ध हो जाए। देखिए बेसिकली आप जो कुछ कर रहे हैं, अब सुखी होने के लिए कर रहे हैं। वो करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, किसी को मदद चाहिए होती है कर देते हैं, हमेशा खुशी रहते हैं। अब तो ये उसको है। देख लें भी, है ना। अगर हम सुविधाओं से सुखी होने जा रहे हैं, तो उसमें हम्म। निरंतरता, निश्चितता होती नहीं है। तो हम्म। फिर क्या होता है कि वो इसके वही या हम्म। तो हम शरीर से मिलने वाली संवेदना से, या दूसरे से मिलने वाले अनुकूल भाव से। तो कई बार ये भी होता है कि अपने अंदर जो डिसहार्मनी है, उसको कम करने के लिए हम कुछ सामाजिक काम में भी लग जाते हैं। हम्म। किसी को कुछ हमने सुविधा दे दी, उससे जो हमको एक बार हमको राहत देता हम्म। है कि चलो कुछ तो सार्थक किया। तो कई बार ये हम्म। भी एक स्केप रूट बन जाता है कि वैसे तो हम ज्यादातर करते हैं, है ना। हाँ कई जी। बार उसके लिए हम समझ का शोषण भी करते हैं। जी। उसके कारण जो व्यथा होती है, दुख होता है, उससे निकलने के लिए हम समय समय पर कुछ ऐसे काम भी कर जाते हैं जिससे दूसरे हमें सम्मान दे दें, दूसरे हाँ हमारा जी। उपकार मान ले। और ये भी एक प्रचलन में है। जी, ये सब तो चल ही रहा है, ये सब तो वो कर ही रहे हैं। बट फिर भी जी। वो अननेसेसरी, अब उनको कैसे समझाएं कि ये अननेसेसरी चीजें मत कीजिए, आप समाज के कार्यों में लगाइए। तो ये चीज है, तो उनको देखिए कैसे। हमें समाज के लिए भी जो करना है, मौलिक रूप से वो समझ विकसित करने का काम करना है।
हम्म है ना। तो ऐसा नहीं कि समाज में हम सुविधा बांटेंगे तो समाज सुखी हो जाए, जब हम सुविधा से सुखी नहीं हो पा रहे तो समाज भी सुविधा सुखी नहीं होगा। हम्म तो कभी कोई अर्जेंसी है, कोई है ना सामयिक आवश्यकता बन गई है तो हम उसको पूरा कर दें सुविधा से, परंतु को दिखाई दे कि संपूर्ण कार्यक्रम नहीं हो सकता। हम्म हम्म है ना। तो कई बार ये भी होता है कि हम इतना सारा जो सुविधा बांटते हैं मान लीजिए समाज में, तो हम्म उसके पहले हमने संग्रह किया है। अब हम्म संग्रह भी हमने कैसे किया है? तो हमने हम्म समाज का पोषण करके संग्रह किया है या शोषण करके संग्रह किया है? ये बात सही बोली है। हाँ जी सर, समझ आ गया, अभी समझ में आ गया। ये एक ऐसी पॉइंट कहानी ये है पॉइंट ये कि पॉइंट ठीक है। जी, ये कहानी है कि एक व्यक्ति ने जाकर भेड़ों से कहा, कहानी है मात्र, है ना, हाँ जी। कि कल आप सब लोगों को कंबल बांटा जाएगा। तो सारे हाँ। भेड़ बड़े खुश हुए कि हाँ हाँ हमें कल कंबल मिलेगा। हम्म। तभी एक मेमने के अंदर प्रश्न था कि इनके पास ऊन कहाँ से आएगा। सही बोला सर आपने। सही। ठीक है, समझ आ गया। बढ़िया बढ़िया। बहुत, हाँ जी सर। धन्यवाद सर, समझाने के लिए धन्यवाद। जी। नमस्ते। सिमरन नमस्ते जी, सर। सिमरन जी, सिमरन कुमारी जी, नमस्ते भैया। नमस्ते। अ, मैं ये देख पा रही हूँ कि जैसे सही समझ के लिए हम काम करते हैं, सोचते समझते हैं, फिर उसके हिसाब से हम संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मान्यताओं की जो अंतर हमें दिखाई देते हैं उसकी वजह से सही संबंध स्थापित करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अ, कोई भी है और हम सोचते हैं कि मतलब हम अच्छे मान्यताओं के कारण वो ये सोचे कि नहीं इनको ज्यादा सुविधाओं पे ध्यान देना चाहिए वगैरह, या दूसरे किसी बात पे, तो हम अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन सामने से ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल होती है। तब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, समझ तो अपने अंदर जांच परख से सुनिश्चित होता है और अगला व्यक्ति उसमें इस संवाद के द्वारा सहायक हो सकता है। समझना तो स्वयं ही होता है। तो हम कोई एक व्यक्ति हैं, उनके साथ हम संबंध पूर्वक जीने का प्रयास कर रहे हैं, उनका ध्यान हो सकता है सुविधाओं पे ज्यादा है, तो हम उनसे बातचीत करके ध्यान आकर्षण करा सकते हैं। परंतु इसका कोई निश्चितता नहीं है कि कितने समय में उनका ध्यान चला जाएगा। तो किसी पॉइंट पे फिर हमें निर्णय लेना होता है कि हमारा तो निश्चित कार्यक्रम है ना, कि हम तो लाइफ में इसी वरीयता को देख पा रहे हैं, इसलिए समय लगाएंगे। तो अगले व्यक्ति अगर संवाद पूर्वक इस बात को नहीं देख पा रहा तो हम फिर उनसे संवाद करते हुए ये तय कर लेते हैं कि ठीक है, आगे से भले ही हम इस मुद्दे पे संवाद ना करें, परंतु ये मेरा निश्चित कार्यक्रम है। तो मुझे सुविधा की आवश्यकता सीमित दिखाई देती है, उससे ज्यादा वरीयता मुझे संबंध में सही भाव की दिखती है, और सही भाव मुझे दिखता है कि समझ के आधार पे होता है। तो मैं तो स्वयं के लिए भी ये कार्यक्रम बनाने वाला हूँ और समाज के लोगों के लिए भी। आप इसमें क्या भागीदारी कर सकते हैं, आप तय कर लें। तो जी भैया। हमें अपना कार्यक्रम निश्चित करना होता है। कई बार क्या होता है, हम भी चूंकि हिलते डुलते रहते हैं तो अगला भी इसको टेस्ट कर रहा होता है। एक बार हम अपना कार्यक्रम फॉर्म अप कर लेते हैं कि भाई ये निश्चित कार्यक्रम है ना, मुझे इसमें अपने आप को लगाना है, और मेरा संबंध सिर्फ परिवार के दो चार लोगों से नहीं है, मेरा संबंध तो हर मानव के साथ है। जी भैया। ठीक है ना। तो ये तो कई बार आप इसको अगर बहुत ओपनली ऑब्जर्व करेंगे तो ये संयोग की बात है कि हम जो दो चार लोग साथ में रह रहे हैं, ये तो संयोग की बात है कि हम एक परिवार के हिस्सा बन गए। बहुत सारे योग संयोग इसमें शामिल है। तो हम अपने संबंध के फैलाव को दो चार लोगों तक क्यों सीमित रखेंगे? हमें तो संबंध मैं का मैं से दिखता है, हर मानव के साथ दिखता है, तो उसमें अपने को लगाएंगे। हो सकता है कि जब हम उस कार्यक्रम को निष्ठापूर्वक कर रहे हो और उसके जो फल परिणाम आए उससे व्यक्ति का ध्यान आकर्षण हो जाए। तो कई बार हम इतने हठ में भी आ जाते हैं, है ना, परिवार के लोग हठ में आ जाते हैं कि नहीं भाई समझना ही नहीं है या सुनना ही नहीं है। तो आप उनको अगर बार बार कहेंगे तो और आहत होते हैं और फिर रिएक्टिव होते हैं। जी भैया। इससे बेहतर हम अपना कार्यक्रम निश्चित करें, सो करें, और फिर उनका भी हठ पिघलता है जब वो देखते हैं कि इस कार्यक्रम से कैसे सुख बढ़ रहा है, आपका भी बढ़ रहा है, समाज का भी बढ़ रहा है। जी भैया। बढ़िया दीदी। शुक्रिया।
जी, अभी थोड़ा कंटेंट को आगे लेके चलते हैं। दीपक जी का हैंड रेज है। जी दीदी। तो कल हम लोग ये बात कर रहे थे कि ये परिमार्जन की आवश्यकता है और ये काम शिक्षा संस्कार के द्वारा हो सकता है। शिक्षा संस्कार की मुख्य भूमिका यही है। शिक्षा संस्कार की मुख्य भूमिका नहीं है कि सिर्फ सुविधा को बढ़ाते जाए, सुविधा के लिए नए नए तकनीक, नए नए स्किल्स, नए नए शोध कार्य करते जाए। जहाँ शोध कार्य की जरूरत है करेंगे, जो तकनीकी जरूरत है करेंगे, बट यही हमारा संपूर्ण जीना है ऐसा नहीं है। तो अभी शिक्षा पूरी तरह से आरोपित हो गई है सुविधा के ऊपर। इसलिए आप बच्चों से बात करिए, जो बच्चे क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हाईएस्ट स्कोर कर रहे हैं, उनसे भी आप बात करिए भाई। तो उनको लगता है ये समझना वगैरह तो ऐसे ही है ना, इन सब मुद्दों में तो कुछ रखा नहीं है, मुख्य मुद्दा तो सुविधा है। और इतने एनग्रॉस्ड है कि आज की एजुकेशन सिस्टम में जो अच्छे परफॉर्म करने वाले लोग हैं वो पूरे समय सुविधा में लगे हुए हैं। ये तो मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे बैचमेट्स अगर मैं देखूं तो पढ़कर आईटी से अच्छे परफॉर्म करने वाले लोग थे और पूरा समय सुविधा में लगा रहे हैं, और खुद को भी लगाया हुआ है, परिवार को भी लगाया हुआ है ज्यादातर लोगों ने। तो शिक्षा हमने ऐसी बना दी है जो सिर्फ सुविधा की बात कर रही है और व्यक्ति को सुविधा संग्रह भोग के लिए तैयार कर रही है और उसी को उपलब्धि मान रही है। और जो समाज में समस्याएं आ रही है उसको कहीं ना कहीं लोगों ने मान लिया है कि ये तो होंगी ही, ये सब होना ही है ना, ये तो वॉर्स होते ही रहेंगे, कभी रुके नहीं है, टेररिज्म होता ही रहेगा, पॉल्यूशन होता ही रहेगा। इसमें एजुकेशन क्या करेगा, ये तो व्यक्ति की अपनी सोच होती है। तो ये जो समझ और संबंध के मुद्दे हैं इसको सब्जेक्टिव बना दिया है शिक्षा ने। ये व्यक्ति की अपनी सोच होती है, व्यक्ति अपने ढंग से चलता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। ये भी स्वीकृति नहीं है कि इसका कोई यूनिवर्सल कंटेंट हो सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है जो सबके साथ की जा सके। तो इसको हमने बिल्कुल पर्सनलाइज कर दिया कि व्यक्ति अपने ढंग से सोचे, अपने ढंग से करे। उसका हम मूल्यांकन कर लेते हैं, समीक्षा कर लेते हैं, आलोचना कर लेते हैं, बट हम एक निश्चित विषय वस्तु नहीं दे पाते जिससे व्यक्ति में परिमार्जन हो। तो अभी की शिक्षा को देखें तो मोर और लेस ऐसे ही हो गया है ना। समझ के ऊपर कोई काम नहीं करते, संबंध में सही भाव के ऊपर कोई काम नहीं करते, सुविधाओं के ऊपर काम करते हैं। और जो ह्यूमैनिटीज के कोर्स है उसमें भी अगर आप देखें तो उसमें ज्यादातर जो एबनॉर्मल बिहेवियर है, एबनॉर्मल स्थिति है समाज की, उसके लेकर बहुत सारे थियरी बनाए गए हैं, बहुत सारे सिद्धांत बनाए गए हैं और उसके कारणों पे काम किया गया है कि एबनॉर्मलिटी क्यों है, व्यक्ति के व्यक्तित्व में क्यों है, समाज में क्यों है। और उसके लिए अभी जो प्रयास हुए उसकी समीक्षा की जाती है, इतिहास पढ़ाते हैं तो उसकी समीक्षा की जाती है, बहुत सारा कुछ करते हैं हम उस अर्थ में कि जो समस्याएं हैं उसकी हमने समीक्षा कर दी, परंतु समझ हो जाए, भाव हो जाए, इसके लिए आपको निश्चित वस्तु नहीं दे पाते, निश्चित कार्यक्रम नहीं दे पाते। और ये बहुत जिम्मेदारी काम है। अगर आप क्लास में इसको ले जाते हैं तो लोग पहले आपकी समझ का मूल्यांकन करते हैं, आपके भाव का मूल्यांकन करते हैं, आपके आचरण का मूल्यांकन करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि अगर कहीं कुछ प्रयास करते भी हैं बट टीचर उसमें पूरा नहीं पढ़ता तो एक समय बाद ड्रॉप कर दिया जाता है कि ठीक है भाई, ये तो बहुत डिफिकल्ट काम है। तो या तो हम उसे मान लेते हैं कि ये सब्जेक्टिव है व्यक्ति अपने स्तर पर करेगा, ये मान लेते हैं कि बहुत ही ऊंचे स्तर का काम है, ये तो हर व्यक्ति कर नहीं सकता, इस पे क्यों समय लगाया जाए, समय लगाना, इस पे समय व्यर्थ करना है। ये भी कई बार देखने में आता है। अभी हम लोगों ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी किया था तो कई लोगों से हम लोगों ने कई सारे मुद्दों पे चर्चा की। तो कई बार लोगों को लगता है कि क्लासरूम टीचिंग क्यों हो, है ना, ह्यूमन वैल्यूज को लेकर ये तो पूरा थियरी हो जा रहा है। बच्चों को तो एक्टिविटीज दी जाए करने के लिए, बच्चे जाएं, है ना, कहीं स्लम एरिया में जाके कुछ करके आए, नेचर में कुछ कर कर आए, कुछ प्रोजेक्ट्स करें। और फिर उसमें एक मान्यता दिखाई देती है कि अल्टीमेटली जो संवाद है इससे तो समझ होती नहीं है, ये जो क्लासरूम टीचिंग है, जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, इससे कोई संबंध में सही भाव होता नहीं है। और अल्टीमेटली तो सुविधा से ही काम होने वाला है। तो जाकर आप स्लम एरियाज में बच्चों के लिए कुछ कर दीजिए, आप जाकर कुछ चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, कहीं कुछ, है ना, नेचर में जाके कर दीजिए। तो लौट के फिर हमको लगता है कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के लिए भी यही करना होगा कि सुविधा को ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, सुविधा को ही दूसरों तक पहुंचा दिया जाए, तो काम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। जैसे अगर हम एजुकेशन में अभी देखें तो हम बच्चों को पहले साइंस पढ़ाते हैं, फिर टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद उनको वर्कशॉप में लेके जाते हैं और वर्कशॉप में उनसे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराते हैं।
कि नहीं। वैसे ही अगर हम यहाँ पे भी देखें तो पहले हमको मूल मुद्दों पे बात करनी होगी। जो तात्विक बात है, मैं क्या हूँ, शरीर क्या है, मैं और शरीर का अस्तित्व क्या है, संबंध क्या है, संबंध की मौलिकता क्या है, नेचर की अन्य इकाइयां क्या है, उनमें पूरकता कैसे है, उनमें अंतर किस प्रकार से है, शून्य क्या है, शून्य में इकाइयां किस प्रकार बनी हुई है। ये जो तात्विक बात है, इसको तो क्लासरूम में होना जरूरी है। अदरवाइज हम फिर से लौट कर वहीं चले जाएंगे कि सुविधा से ही सब कुछ होने वाला है, मेरे लिए भी और दूसरे के लिए भी। तो तात्विक बात होना जरूरी है, कंटेंट डिलीवर होना जरूरी है। फिर उस पर बौद्धिक चर्चा भी होनी जरूरी है, ताकि हम अपने पूरे जीने की योजना कार्यक्रम को उसको फैलाकर देख पाए, मूल्यांकन कर पाए बौद्धिक स्तर पर, कि अगर मैं और शरीर अलग हैं तो फिर सुविधा और सुख तो अलग हुए, है ना। और अगर सुविधा और सुख अलग है तो सुविधा से सुख होने वाला नहीं है। फिर सुविधा संग्रह से हम निरंतर सुखी हो जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। ये बौद्धिक स्तर पे ये सब निष्कर्ष निकलने जरूरी है। फिर व्यवहारिक स्तर पे जाएंगे तो व्यवहारिक स्तर पे हमारा व्यवहार कैसा हो, एक्सप्रेशन कैसे हो, है ना। सुविधा को लेकर हमारा निर्णय कैसे हो, उसकी पूर्ति कैसे हो, इन पे बात करेंगे। फिर अपने लिए करेंगे, दूसरों के लिए भी करेंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम सही शिक्षा को देने जाते हैं तो उसमें तात्विक बातों का शामिल होना जरूरी है। एसेंस पे बात होना जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वहीं से निष्कर्ष निकलेंगे। तात्विक बातों से ही समझ स्थापित हो पाती है, उन तात्विकताओं को समझकर। फिर बौद्धिक स्तर पर भी चर्चा होना जरूरी है, ताकि व्यक्ति की कल्पनाशीलता में जो चीजें चल रही हैं उसका वो मूल्यांकन कर पाए ठीक से, उसमें परिमार्जन हो पाए। फिर व्यवहारिक स्तर पर जो एक्सप्रेशन होना है मानव के साथ, शेष प्रकृति के साथ, उस पे, है ना, काम हो सके। और फिर उसमें हम अभ्यास करेंगे बहुत सारे, उसमें हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट तो करने वाले हैं प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज, बट ये कोर हो जाएगा ऐसा नहीं। ये बात हमको समझ में आने की जरूरत है। इस पे अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। और अगर ये बात हमको ध्यान में आती है, तब हम इस संपूर्णता पे संक्रमण कर सकते हैं शिक्षा के द्वारा। तो ये जो संक्रमण है ना, अल्टीमेटली यही मेरा विकास है, यही समाज का विकास है, यही मेरे परिवार का विकास है। तो शिक्षा एक तो चूक ये कर गई कि उसने सुविधा पे अपने आप को आरोपित कर दिया। हमने ये चूक कर ली कि उसी को श्रेष्ठ मान लिया। और जब अभी काम भी करने जाते हैं कुछ हटकर, तो वहां लौट के फिर हम सुविधा पे आ जाते हैं, क्योंकि तात्विक बातों पे ध्यान नहीं है। उसको हमने कई बार एब्स्ट्रैक्ट मान लिया है, रहस्य मान लिया है। बौद्धिक बातों पे ध्यान नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है ये सिर्फ, है ना, कपोल कल्पित बातें हैं, या फिर, है ना, सिर्फ बौद्धिक रस लेने के लिए बातें हैं। और हम अल्टीमेटली फिर शिफ्ट हो जाते हैं व्यवहारिक कहते हुए सिर्फ सुविधाओं के ऊपर, जिससे कुछ खास निकलता नहीं है। तो ये बात हमें स्वयं स्पष्ट होने की जरूरत है एज को एक्सप्लोरर्स, कि समझ के लिए तो हमें मौलिक मुद्दों पर चर्चा करनी जरूरी है, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। संबंध पे चर्चा होनी जरूरी है, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। उसके साथ फिर सुविधा पे भी चर्चा होनी जरूरी है। और उस संवाद के साथ, जो संवाद टीचर और स्टूडेंट की जो शुरू हो रहा है, स्वयं में संवाद स्थापित होना जरूरी है, जिससे वो क्लैरिटी बने। और फिर उसके साथ जीने का कार्यक्रम है। तो जो हम लोग सेल्फ एक्सप्लोरेशन में ये बात रखते हैं कि पहले तो प्रस्ताव को सुनना। तो प्रस्ताव को ठीक से पहुंचने के लिए तो क्लासरूम टीचिंग जरूरी है। इसको स्वयं में जांचना, उसके लिए संवाद जरूरी है, जो जांचने को इनेबल करेगा। और फिर इसको जी कर देखना। जी कर देखने के क्रम में बच्चा अपने परिवार में भी जी के देखेगा, अपने बैचमेट्स के साथ जी के देखेगा, अपने स्कूल कॉलेज के वातावरण में जी के देखेगा, और समाज के बाकी हिस्सों में भी जी कर देखेगा। और उस क्रम में फिर जहां भी सुविधा की आवश्यकता होगी उसको पूरा करेगा। तो ये बात हमें स्वयं स्पष्ट होने की जरूरत है। ये कर पाते हैं तो फिर शिक्षा हमारी संपूर्ण हो पाती है। और शिक्षा एकांगी हो गई है कि सिर्फ सुविधा की बात कर रही है। संपूर्ण होती है जब सही समझ, सही भाव और सुविधा, इन तीनों की बात होती है। तो अभी की शिक्षा से डेल्यूडेड सेल्फ तैयार हो रहे हैं, भ्रमित मानव तैयार हो रहे हैं। कहने को शिक्षा में अग्रणी है, बट समाज का हर प्रकार से शोषण करने के लिए तैयार है। अधिक से अधिक संग्रह भोग करके सुखी होने के लिए मन बना रखे हैं। तो डेल्यूडेड सेल्फ है, भ्रमित है। ट्रू सेल्फ तभी होता है जब संपूर्णता पर ध्यान जाता है और उसको पूरा कर पाते हैं। और यहाँ हम सुखी हो पाते हैं। हम ये सब दूसरे के सुख के लिए कर रहे हैं या कोई आदर्श स्थापित करने के लिए कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं हर क्षण सुखी होना चाहता हूँ, मेरा हर क्षण सुख यहीं से होने वाला है।
ये बात जब हमें दिखाई देता है तो एक टीचर के रूप में हम अपने आप को लगाते हैं। जब बच्चे को दिखाई देता है, बच्चा भी अपने आप को लगाता है। फिर बच्चे के माध्यम से बच्चे का अपना जो परिवार बनता है वो भी लगता है, बच्चे का जो परिवार पहले से बना हुआ है वो भी लगता है। तो शिक्षा से हर दिशा में काम होती है। शिक्षा से फिर व्यवस्था में बात जाती है। तो ये जो व्यक्ति के अंदर काम हुआ वो पूरे समाज में हो पाता है। और उसके लिए तीनों ही, राइट अंडरस्टैंडिंग इन द सेल्फ, राइट फीलिंग इन रिलेशनशिप, और रिकॉग्निशन ऑफ रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी एंड इट्स फुलफिलमेंट विद द रेस्ट ऑफ नेचर। स्वयं में सही समझ, संबंध में सही भाव, सुविधा की निश्चित आवश्यकता की पहचान और शेष प्रकृति के साथ सुख पूरा करना, ये ठीक से हो पाता है। तो ये बात हम कितना देख पाते हैं, इस पर अगर कोई शेयरिंग करना चाहे, कोई प्रश्न करना चाहे तो रख सकते हैं। जी, निरुपम कुमार जी को सुनते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते अच्छा, सभी आपका को। कुमार लिख गया कुमारी के बजाय। भैया वो मेरा सिंगल नेम है निरुपम, तो वो निरुपम नाम एच ए मैस्कुलिन होता है, तो ऑफिशियल मेल आईडी में वो कुमार आ गया है, वो मैंने अच्छा सुधार अच्छा, नहीं करवाया है इसलिए। ठीक है। जी। जी भैया, मेरा यह प्रश्न था, तात्विक ज्ञान जो आप बोल रहे हैं वो तो समझ में आई बात। मैं शरीर, शून्य, सहअस्तित्व, इसकी चर्चा की बात कर रहे हैं। फिर जो बौद्धिक चर्चा बोल रहे हैं, बौद्धिक जो मुझे समझ में आ रहा है, संस्कार के स्तर पर हम लोग बुद्धि की बात करते हैं, या फिर मतलब बौद्धिक चर्चा में ये बोल रहे हैं कि हम लोग जो इथिक्स लेवल की बात करते हैं मॉड्यूल 5 में, उसकी चर्चा की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं भैया? मैं नहीं बौद्धिक समझ मतलब, पाई इसलिए हैंड रेज की। बौद्धिक मतलब सही समझ के आधार पर जीने का योजना, कार्यक्रम, क्रियान्वयन कैसे होगा, मूल्यांकन कैसे करेंगे, फल परिणाम के आधार पर फिर नई योजना कैसे बनाएंगे, ये सारा जो काम होना है ये बौद्धिक स्तर पर होना है। तात्विक स्तर पर जड़ क्या है, चैतन्य क्या है, शून्य क्या है ना, इनका अस्तित्व किस प्रकार से है, मानव क्या है, शेष प्रकृति क्या है, इनको समझेंगे। जो जीने की योजना कैसे बनाएंगे वो हम लोग वो अच्छा वही ना, मॉड्यूल बौद्धिक स्तर 5 पर में जो हम लोग बोलते हैं कि इथिक्स बेस्ड प्रोफेशन कैसे होंगे। वो उसका एक भाग है ना। तो जो अच्छा भी हम कल्पनाशीलता में करने वाले हैं वो बौद्धिक स्तर पे है। अच्छा अच्छा। ब्लॉक बी 2 में, ब्लॉक बी अच्छा, वन मतलब जो, कंप्यूटर्स की जो हम बात करते हैं। कॉम्पिटेंस तो दोनों जगह है। तो ब्लॉक B2 में जो हम काम कर रहे हैं वो बौद्धिक स्तर पे है। ब्लॉक B1 में जो काम कर रहे हैं तात्विक स्तर पे है। अच्छा, समझ गए भैया, आप समझ गए। और ये ब्लॉक B1 एंड B2 समझने के क्रम में नहीं, हाँ, और जीने क्या, के क्रम में। समझने के भी क्रम में, जीने के भी क्रम में। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया। ऊपर के जो तीन हैं वो ब्लॉक B1, नीचे के जो तीन है वो B2, मतलब ऊपर के दो B1, नीचे के तीन B2, पांच ठीक है, तो हम मैं अभी की चर्चा क्रिया है। करेंगे, सेल्फ के डायग्राम को सामने रख के चर्चा करेंगे। हाँ जी। हाँ, वो मैं की क्रियाएं मुझे याद है भैया। ठीक है भैया, समझ गए। जी, बढ़िया दीदी। थैंक यू। दीपक कुमार जी। नमस्ते भैया। जी नमस्ते। नमस्ते सभी को। मेरी आवाज क्लियर है भैया? जी क्लियर है। हम्म। एक तो भैया उस समय ना वो नैन्सी दीदी ने एक क्वेश्चन किया था, तो वो मेरे दिमाग में भी चल रहा था, और आपने जब रिप्लाई किया तो नेटवर्क चला गया। अभी अ, उसी चीज रहेगा, या खुद पे पहले कंप्लीट, मतलब होता है ना कि हर तरह से आप समझ जाओ फिर रखो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो तो मैं देख रहा हूँ, है ना। देखिए, जब कहते हैं ना पहले समझ जाए, हम्म। तो समझेंगे कैसे? तो स्वयं में जांचेंगे भी, जी कर देखेंगे भी, जी कर देखेंगे तो व्यवहार करेंगे ही।
और व्यवहार में भी क्या व्यवहार करेंगे, तो सही समझ का ही व्यवहार करेंगे, सही भाव का ही व्यवहार करेंगे ना। तो अगले संबंधी से बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि हम स्वयं में समझने का काम करेंगे और संबंधी के साथ हम संवेदना का लेकर, है ना, खाने पीने को लेकर, मूवी को लेकर बात करेंगे, हम उनके साथ भी सही समझ को लेकर ही बात करेंगे, तो संवाद तो करेंगे। लेकिन तो कैसे अभी हमारे रखेंगे बातचीत का कंटेंट क्या है, अपने मित्रों के साथ, परिजनों के साथ, ये तो हम्म, मूल्यांकन की वस्तु है ना, कि हम क्या बात करते हैं। जैसे कि कुछ फ्रेंड्स हैं, वाइफ हस्बैंड दोनों सेटल्ड है, बट काफी कन्फ्लिक्शन रहता है। कोई है कि मतलब एक नहीं होता है, अभी जैसे दीदी ने कहा कि इनकम है, भगवान ने इतना दिया हुआ है, तो फिर एक गाड़ी दो गाड़ी प्रॉपर्टी, मतलब और उसमें उन्हीं को मतलब मजा आ रहा है ना। और जहाँ जरूरत होता है वो कंट्रीब्यूशन डोनेट भी करते हैं, है ना। तो जो वो मतलब वो उस जगह पे इंजॉय कर रहा है अपने लाइफ को, तो वैसे कैसे प्रपोजल रख सकते हैं। वो पार्ट में सुन नहीं पाया था भैया, आपने जो जी जी, उसको मैंने नैन्सी दी। एक्सप्लेन कर दिया था, या तो अलग से बात कर लें इस पे, नहीं तो मुझे पूरी बात दोहरानी होगी और अच्छा समय अच्छा थोड़ा अच्छा। कम है। हाँ, तो आप ठीक अलग ठीक से ठीक, कभी कॉल करें तो बात कर लेंगे, हाँ इस पे बात जी भैया, कीजिए। बाद में, हाँ बाद में बात करने का। और अभी जो आपने टॉपिक रखा ना, ये एक्चुअली बहुत गंभीर है। और ये मैं भी थोड़ा सा फीडबैक भी ले रहा था, जैसे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, जो यूएचबी का उनका कंटेंट में डाला हुआ है फर्स्ट ईयर में, तो आप 99% देखिएगा कि बच्चों का ये आता है कि ये बहुत आइडियलिस्टिक और बहुत थियोटिकल है ना। प्लस वो ये भी देखते हैं कि जो टीचर ले रहे हैं, तो उनका व्यवहार में तो वो डिफरेंस है ही नहीं, है ना। वो तो जस्ट पढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं, बट उनका वो बिहेवियर को भी वो ऑब्जर्व करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट से मेरा बहुत क्लोजली इस चीज़ पे बात हो रहा था, जो अभी मतलब फर्स्ट ईयर के मतलब सेकेंड ईयर में चले जी गए हैं। नहीं प्लस समझ गया, इसमें, तो ठीक है ना, देखिए अभी हमको समझ में आ जाए पहले, हाँ हाँ, हमको समझ में आ जाए कि इन मुद्दों पे चर्चा क्यों जरूरी है। हम्म, हमको क्लैरिटी होगी तो हम अगले को भी कम्युनिकेट कर पाएंगे। बिल्कुल भैया। नहीं, ये तो समझ में आ गया कि बहुत मतलब प्रायोरिटी में है ये चीज को ये लाना। प्रायोरिटी नहीं है, और इसमें मौलिक मुद्दों पे पहले चर्चा होनी जरूरी है, क्लासरूम टीचिंग जरूरी है। जरूरी है बिल्कुल। आप बच्चों को मेयरली मोटिवेट किया जाएगा, कपड़े बांटा है ठंड में, है ना, गर्मी में कुछ हम्म, पानी पिला दें, ये कर दें वो कर दें, इन सब से हमें सेल्फ और बॉडी की हम्म, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। नहीं उससे होगी। समाज में कुछ सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, बच्चों के अंदर कुछ प्रेरणा भी बन जाएगी समाज के लिए, परंतु उससे अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। हम्म। तो वो काम जी हम भैया। करें, बट वो काम ऐसा नहीं कि संपूर्ण है अपने आप में, समझने के साथ वो काम कर पाएंगे, तब जाकर वो काम से कुछ सही निष्कर्ष भी निकलेंगे, कुछ सही परिणाम भी निकलेंगे। जी भैया, एक चीज और अभी भैया, समय इसमें भैया क्या हो आप लोग। चला है, हाँ अभी समय हो चला है, अभी तो अच्छा उसको अच्छा अच्छा ज्यादा नहीं लेके चलते हैं, अच्छा, हाँ। ठीक 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 और ठीक। इसको आप स्वयं में बात, देखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात करता हूँ भैया इसमें। ठीक ठीक, थैंक यू। जी, अभी कुछ और हैंड्स रेज्ड हैं, हर्षवर्धन जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, निधि जी हैं, आलोक जी हैं और नैन्सी जी हैं। तो मुझे लगता है इस पर कई सारे कंसर्न्स होंगे, कुछ प्रश्न भी होंगे, तो कल आपके प्रश्नों से बात शुरू करते हैं। आज अपने को यहाँ रोकना होगा, समय हो चला है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुमार भैया, और सभी साथियों का भी आपकी शेयरिंग के लिए बहुत धन्यवाद। आपकी शेयरिंग हमें हमेशा हेल्प करती है अपनी एक्सप्लोरेशन में। तो लीव करने